तो देखो भाई कोवलेंट रेडियस में क्या होगा। जो कोवलेंट रेडियस है ना, बता दिया ना मैंने, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स, दो एलिमेंट्स के बीच में। तो इनके बीच में देखो म्यूचुअल शेयरिंग होती है। क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग, आपसी साझेदारी होती है। आपसी साझेदारी में देखो यहां ये देख, ये जो ये इसमें इंक्लूड है, ये इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। इसका न्यूक्लियस ये है, इसका ये है भाई। तो इन दोनों के बीच में देखो ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस होगी इसकी, टोटल डिस्टेंस, ये है इसकी टोटल डिस्टेंस। तो यहां से लेके और इसके बीच की जो ये डिस्टेंस होगी, इसको मैं बोलूंगा कोवलेंट रेडियस। क्या बोलूंगा मैं? कोवलेंट रेडियस। समझ गए ना? लिखने में क्या लिख सकते हो आप? ऐसे लिख सकते हो बी डिस्टेंस बिटवीन टू, डिस्टेंस नहीं, हाफ लिखो यहां, हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरएटॉमिक, टू इंटरएटॉमिक एलिमेंट्स या एटम, कुछ भी लिख सकते हो आप। इनके बीच में जो डिस्टेंस बनेगी उसका नाम क्या है? कोवलेंट रेडियस। समझ गए ना? कोवलेंट रेडियस। इसके बाद आता है वंडरवॉल रेडियस भाई। बिल्कुल सिंपल है, देखो ये भी वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस। जो वंडरवॉल रेडियस है ना, वंडरवॉल रेडियस वंडरवॉल फोर्स से रिलेटेड है। वंडरवॉल फोर्स पढ़ा ना हमने? वंडरवॉल जो फोर्स होता है ना भाई, वो वीक फोर्स होता है, एक दुर्बल, वीक, कमजोर सा बल होता है। और इसमें क्या होता है, आप ऐसे समझो जैसे रूम है, कोई भी कमरा है, ये कमरा है मान लिया, उस रूम में ना गैस के पार्टिकल एक यहां है, एक यहां भाई, तो इनके बीच में है ना स्पेस है। तो मैं क्या करता हूं, इसको अप्लाई कर देता हूं प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, जो ये मॉलिक्यूल है ना इसके नजदीक आ गया भाई, इसके नजदीक आ गया। तो इसके नजदीक आने से है ना एक बॉन्डिंग सी बन गई उसमें। जो बॉन्डिंग बनी वो वीक है, स्ट्रोंग नहीं है। कंप्लीटली अट्रैक्शन नहीं बोल सकते हम उसको, एक तरह से थोड़ा सा अट्रैक्शन है इसमें, लेकिन उसके नजदीक से आया वो। तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग सी मान लेते हैं हम, नकली बॉन्डिंग से। तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस का जो हाफ होगा उसको मैं बोलता हूं वंडरवॉल रेडियाई। समझ गए ना? दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम, दो एलिमेंट्स जब आपस में क्या होते हैं, क्लोजली इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, अट्रैक्शन नहीं होता बिल्कुल भी, अट्रैक्शन वीकली होता है बिल्कुल, अगर होता है तो थोड़ा सा होता है वो। तो दोनों नजदीक आएंगे, नजदीक आने से देखो उनके बीच में एक बॉन्डिंग बनती है। तो इस सेंट्रस जो न्यूक्लियस पॉइंट है और यहां जो ये बीच का जो डिस्टेंस है, इससे लेके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं वंडरवॉल रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? वंडरवॉल रेडियस। एक फैक्टर होता है जो वंडरवॉल रेडियस है ना, हम पढ़ते हैं, वो क्या होती है, टू मल्टीपल होती है किसकी? कोवेलेंट रेडियस की। जो कोवेलेंट रेडियस होता है ना भैया, अभी पढ़ा हमने, कोवेलेंट रेडियस में क्या है, दो मॉलिक्यूल है म्यूचुअल शेयरिंग कर रही है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली हुई, ये कोवेलेंट रेडियस है। ये कोवेलेंट रेडियस इसका टू मल्टीपल किसके इक्वल टू होता है भाई? वंडरवॉल रेडियाई के इक्वल टू होता है। आया समझ में? अब तीन रेडियाई पढ़ ली हमने, कौन सी भाई? मेटालिक, कोवेलेंट एंड वंडरवॉल। अब इनमें कंपैरिजन पूछते हैं, क्वेश्चन वहां से बनता है। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे पूछ लेंगे, दे देगा वो मेटालिक रेडियाई है, एक आपको दी गई कोवेलेंट रेडियाई और एक दी गई आपको वंडरवॉल रेडियाई। ये पूछ लेंगे भाई सबसे लार्ज रेडियाई किसकी है। तो जो सबसे बड़ी रेडियाई होती है वो होती है
वंडरवॉल रेडियाई, वंडरवॉल रेडियाई अभी पढ़ा हमने, ठीक है ना। कोई भी दो मॉलिक्यूल, दो एटम आपस में क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं, और उसके बाद भाई कौन सी होगी, मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई हमने पढ़ लिया, कोई भी दो मेटल आपस में क्या करेंगे, इंटरकनेक्ट करते हैं भाई, ठीक है ना, जो ये डिस्टेंस है। उसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट रेडियाई होती है वो किसकी होती है, कोवेलेंट रेडियाई। जो कोवेलेंट रेडियाई है वो सबसे छोटी होती है भाई, ऐसे ये। और वंडरवॉल रेडियाई क्या होती है, वो मल्टीपल होती है भाई, समझ गए ना। तो ये था भाई कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब इसी एटॉमिक रेडियस में हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियाई के बारे में। क्या पढ़ेंगे, आयनिक रेडियाई। तो वो देखो भाई क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं आयनिक क्या है, आयनिक रेडियाई। आयन क्या होता है भाई, आयन होता है भाई आवेश, आवेश होता है चार्ज। चार्ज मूल दो हैं भाई, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। प्लस कब आएगा, प्लस तब आता है भाई जब कोई भी एलिमेंट क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। नेगेटिव कब आएगा, जब कोई भी पदार्थ, मान ली m पदार्थ है, क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो आएगा भाई नेगेटिव चार्ज। तो दो तरह का होगा भाई, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो मैं उसको बोलूंगा कैटायन। क्या बोलता हूं मैं, कैटायन। नेगेटिव चार्ज है तो उसको मैं बोलता हूं एनायन। ये कंसेप्ट हमने मेटल में ही पढ़ा भाई, मेटल और मेटल। मेटल में है ना, मैंने ये बताया था आपको भाई, वो एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, तो क्या बनाते हैं वो, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। वहां पढ़ा ना हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, टोटली क्या है, हाइड्रोजन को छोड़ के मेटल्स है, और क्या करते हैं वो, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैटायन के बारे में। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल ले लिया मैंने मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है ना भाई, वो होता है 12। मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, समझ रहे हो ना आप। ये है न्यूक्लियस मैग्नीशियम का, ये है सेल। फर्स्ट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तीसरे में 2। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसका मतलब भाई मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसके पास क्या आएगा, Mg। अगर आपसे ये पूछे भाई मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम प्लस में और मैग्नीशियम 2 प्लस में सबसे ज्यादा आयनिक रेडियाई किसकी है, तो किसकी बढ़ेंगे भाई। उसके लिए है ना एक कंसेप्ट आता भाई, उसके लिए हम कैसे वो करें, कंसेप्ट में हम पढ़ते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, उसको हम डिनोट करते हैं Z बाई E से। जो Z है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और E का मतलब क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं किसी भी एलिमेंट में, उतने ही उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे।
जब तक उस एलिमेंट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका मतलब इसमें कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बनेंगे इसमें 12। चलो मैं लिखता हूं प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे भाई, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जब तक क्या है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है भाई अभी तक, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे 12 ही। अब यहां देखो भाई, यहां मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया भाई, तो प्रोटॉन तो है सेम, आपने पढ़ रखा होगा कंसेप्ट, नाभिक होता है, नाभिक के चारों सेल होती है, नाभिक में क्या पाया जाता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालना इजिली नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेल में मूवमेंट करते हैं उनको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है तो ये देखो उसको निकाल सकते हैं हम एनर्जी देकर। तो इसका मतलब ये है भाई नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो तो रहेंगे एज इट इज, लेकिन नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम और ज्यादा होंगे भाई। अगर चार्ज आपके पास पॉजिटिव तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें लूज होंगे, अगर चार्ज आता है किसी एलिमेंट के पास नेगेटिव तो इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसने, ठीक है ना। तो ये बताओ भाई इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक चार्ज आया भाई, तो एक चार्ज आया तो इसका मतलब प्लस का है, तो कितने इलेक्ट्रॉन 11। इसमें प्रोटॉन कितने में Mg2 में 12, इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर दिए इसने 2 कर दिए, तो कितने बच गए। अब इनका रेशियो निकालो भाई, देखो अच्छा वो कंसेप्ट निकल गया है इसमें। रेशियो क्या बनाएंगे Z बाई, डिवाइड करो भाई, 12 को 12 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो भाई कितना आएगा 1.09 आएगा मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली। इसको डिवाइड करो भाई 1. देखो यदि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, इस साइड की बात कर रहा हूं भाई मैं, तो देखो नंबरिंग है ना बढ़ रही है ना, ये 1 है 1.09, 1.09 से 1.2, तो 1.2 इसका मतलब जो रेशियो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वो क्या है इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो रेशियो वो क्या कहलाता है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा किसके बीच में, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में, तो जितना ज्यादा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसके बीच में उतनी ही अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी भाई, तो जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी इन दोनों के बीच में तो क्या होगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले सेल का उसके नजदीक आएगा, तो नजदीक आने से क्या होगा उसका जो साइज है वो स्मॉल हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा स्मॉल, यानी कि साइज छोटा हो जाएगा भाई उसका। तो साइज छोटा है तो इसका मतलब भाई ऑब्वियसली बात है जो कैटायनिक रेडियस है वो भी क्या होगी छोटी होगी भाई, वो क्या करेगी डिक्रीज करेगी, समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हो गया भाई जितना ज्यादा चार्ज है मोर चार्ज, उतना ही क्या होगा भाई उसमें लेसर रेडियस, लेसर रेडियस या स्मॉल रेडियस, समझ गए ना। किसी भी एलिमेंट के पास जितना अधिक चार्ज होगा तो इसका मतलब चार्ज कौन से की बात कर रहा हूं मैं, यहां प्लस की बात है भाई, प्लस चार्ज जितना अधिक है तो इसका मतलब उसमें उतना ही अट्रैक्शन होगा, किसके बीच में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, उतना ही ज्यादा क्या होगा अट्रैक्शन होगा भाई। तो जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही क्या है साइज है वो छोटा होता है।
तो कहने का मतलब ये हो गया भाई, आपसे कोई पूछे भाई आपको 3 एलिमेंट दिए गए, एक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस 2, जिनमें से पूछे भाई सबसे बड़ा साइज किसका या सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसकी। कंसेप्ट कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी जो एटॉमिक रेडियस होगी भाई वो बढ़ेगी मैग्नीशियम की, उसके बाद आएगा भाई मैग्नीशियम प्लस, और सबसे छोटी मैग्नीशियम प्लस 2। ये कॉन्सेप्ट बनेगा भाई। मैग्नीशियम एटॉमिक रेडियस लार्ज होगी, फिर उससे कम मैग्नीशियम प्लस की, और उससे कम फिर मैग्नीशियम प्लस 2 की। ठीक है, प्लस 2 समझ गए ना आप, क्योंकि यहां क्या है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस। तो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज कोज के कारण भी, तो साइज क्या हो जाता है, स्मॉल। साइज स्मॉल है तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस भी स्मॉल होगी। ये था आपका कैटायन के केस में भाई। यदि मैं लेता हूं एनायन भाई, एनायन समझते हो ना आप, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज ले लिया हमने, कोई भी नेगेटिव चार्ज मैंने ले लिया भाई, ऑक्सीजन ले लिया भाई। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 6 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। अच्छा भाई, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन के पास है क्या भाई, नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन के पास कितने चार्ज भाई, -2। माइनस इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हो ना, माइनस चार्ज का मतलब अगर एक माइनस है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है नहीं, अगर 2 माइनस है तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो रेशियो फाइंड करो भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छे से मैं बताओ, प्रोटॉन्स कितने हैं 8, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे भाई 8, क्योंकि अभी तक कोई भी चार्ज नहीं है। अब देखो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, ये 9। यहां कितना चार्ज बढ़ गया -2, तो इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 2। तो रेशियो फाइंड करो भाई, 1.88 और ये बनेगा 0.80। यहां देखो भाई, ये है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो भाई, लेफ्ट टू राइट में क्या है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे ना आप, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो भाई 1.88.80 क्या हो रहा है अभी, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए भाई, किसमें, इस लास्ट वैलेंस सेल में। ठीक है ना, जो ऑक्सीजन है पहले में 2 भाई, दूसरे में 6, ऐसे मान लो। इसमें है ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए भाई लास्ट वैलेंस सेल में। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब भाई जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, उनके बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी भाई। क्या होगी, रिपल्सन, रिपल्सन बढ़ेगी। तो रिपल्सन बढ़ने से क्या होता है, साइज वो बड़ा होगा। तो साइज बड़ा होगा तो इसका मतलब भाई एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, बड़ी होगी। एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कब, जब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। कब करेगा, जब उसके पास एनाइन फॉर्मेशन होगी। तो एनाइन फॉर्मेशन का मतलब हो गया भाई, यदि उसके पास ज्यादा मात्रा में नेगेटिव चार्ज है
तो इसका मतलब उसकी एटॉमिक रेडियस उतनी ही कम होगी। समझ गए? तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन 2 माइनस, सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियस किस में होगी? इसमें होती है भाई O2 माइनस O माइनस 1 O। ठीक है, ये बनेगा आपका कंसेप्ट एनाइन के। तो ये था भाई आयनिक रेडियाई कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो देखो। आपको है ना 3 एलिमेंट दे दिए, एक तो दे दिया H माइनस, एक दिया गया आपको H न्यूट्रल और एक दे दिया H प्लस। आपसे पूछ ले कोई इन तीनों एलिमेंट्स में से सबसे मोस्ट एटॉमिक रेडियाई किसकी है? एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा किसकी है भाई? जो भी कंसेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से किसकी पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई देखो भाई, इसके पास क्या नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देखो इसमें कितने बढ़ेंगे। प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होता है? हाइड्रोजन में एक होता है। प्रोटॉन हाइड्रोजन क्या होता है? एक होता है 1H1। इलेक्ट्रॉन भाई, इलेक्ट्रॉन भी एक होता है लेकिन इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो कितने हो गए भाई? 2। इसमें एक भाई, इसमें भी एक, इसमें प्रोटॉन एक भाई, इसमें देखो भाई इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 0। तो रेशियो फाइंड करो भाई, ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, तो रेशियो फाइंड करोगे तो कितना आएगा भाई? 0.5, ये आएगा 1 और ये भाई ये भी 1/0, यानी कि 0 को आप डिवाइड करो किसी उससे, अप्रोक्सीमेट ज्यादा ही होगा इसमें, 1/0। ठीक है, एक तरह से इन्फिनिटी मान लेते हैं हम इसमें। तो यहां देखो जो रेशियो इसमें कितना है 0.5, इसका है 1, इसमें 1 से लार्जर ही होगा भाई, यानी कि तो ये क्या है रेशियो, यानी किसको इंडिकेट कर रही है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा तो इसका मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब उसका साइज उतना ही स्मॉल होगा। और जितना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है भाई तो इसका मतलब साइज उतना ही बड़ा होगा। जितना बड़ा साइज है उतनी ही एटॉमिक रेडियस उसकी ज्यादा होगी। सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें? इसमें आएगा भी H माइनस और फिर आएगा H और फिर लास्ट में H प्लस। जो H प्लस है इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम होती है भाई, ठीक है ना, सबसे कम होगी, इसके सबसे ज्यादा, और बीच में हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये था भाई आयनिक रेडियाई। उसके बाद देखो सेकंड है भाई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी देखो भाई, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में समझो। देखो क्या है, कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का लास्ट वैलेंस शेल देखना हमें। लास्ट वैलेंस शेल में मान लिया है 1 इलेक्ट्रॉन, किसी में है 2, किसी में है भाई 3 और किसी में है 4। ठीक है, अच्छा ये बताओ सबसे आसान कौन सा रहेगा इलेक्ट्रॉन को निकालना वैलेंस शेल में से? मान लेते हैं हम ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड आपका। ठीक है, तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल सकते हैं हम इन तीनों में से? सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला जा सकता है भाई, जिसके लास्ट वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। समझ गए ना? और एक मान लिया सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 281, इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में भाई सबसे आसान 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम, उससे थोड़ा 2 को, और 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या हमें ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। और 4 इलेक्ट्रॉन भाई, 4 इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन किस में मिलते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपको कार्बन फैमिली में, लास्ट सब सेल कार्बन।
काशी गए शंकर पार्वती, पढ़ते हैं ना वो कंसेप्ट। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? कोई भी एलिमेंट, उस एलिमेंट के जो वैलेंस शेल है, उस वैलेंस शेल में यदि इलेक्ट्रॉन है आपका एक या दो, क्या है, एक या दो, उसको निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम उसका? आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या लिखेंगे आप? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज the most loosely bounded electron in valence shell। तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा की मात्रा रिक्वायर्ड, जो प्रदान की जाती है किसके लिए? टू रिलीज, किसको रिलीज होना है? मोस्ट लूजली जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, कहा? इन वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट, ऐसे लिख सकते हो आप, ऑफ एन एलिमेंट। एग्जांपल है भाई सोडियम, एटॉमिक नंबर है 11, 281, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इस s ऑर्बिटल से इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हम एनर्जी को देंगे, उस एनर्जी का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। समझ गए ना? अब देखो भाई, जो पीरियोडिक टेबल है ना, कंसेप्ट ऐसे पढ़ेगा, आपसे पूछेगा इन पीरियोडिक टेबल में यदि आप लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर रहे हो, यदि आप टॉप टू बॉटम मूवमेंट करते हो, टॉप टू बॉटम, तो आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? पीरियोडिक टेबल हमने कर ली अच्छे से, मैंने बताया था आपको, ग्रुप जो फर्स्ट है, ग्रुप जो सेकंड है, उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक ये बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट को हम दूसरा नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसके बिल्कुल नीचे क्या पढ़ते हैं हम? एफ ब्लॉक एलिमेंट। और जो लेफ्ट साइड है उसमें एस, और जो राइट साइड बचते हैं कॉर्नर पे, ये क्या पढ़ते हैं हम? पी ब्लॉक। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक ये पढ़ते हैं हम। आपसे है ना ये पूछता है, लेफ्ट टू राइट जाओगे आप पीरियोडिक टेबल में, तो आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? और फिर एक कंसेप्ट और याद रखना आप इसमें, जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें 7 तो हैं भाई पीरियड्स, 7 तो है पीरियड्स, इन्हें बोलते हैं आवृत। अच्छा ये क्या है? हॉरिजॉन्टल में भाई, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब ऐसे ही है, एक लाइन ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। और भाई वर्टिकल कॉलम कितने हैं? वर्टिकल कॉलम यानी कि ये ऊर्ध्वाधर या परपेंडिकुलर, ऐसे ये है भाई 1 से लेके 18 तक। समझ गए ना? अब आप ये बताओ, लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? इसको देख के बताओ भाई क्या होगा उसमें? जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो घटेगी या बढ़ेगी? देखो क्या हो सकता है इसमें। आयनाइजेशन एनर्जी समझ गए आप क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द मोस्ट लूजली बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब जो बॉन्ड में बंधा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली है मान लिया, उसको निकालना हमने कहां से? वैलेंस शेल से, और जो एनर्जी हम देंगे उसको वो क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब देखो भाई, यदि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं भी, देखो चलते हैं हम
हम चलेंगे जैसे सोडियम, मैग्नीशियम वो भी हो सकता है, ठीक है। चलो एक कंसेप्ट हम ये ले लेते हैं समझाने के लिए। कैल्शियम ले लिया मैंने। चलो पूरा ही बताता हूँ आपको। है ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कैल्शियम के बाद भाई डी ब्लॉक में लिख सकते हो आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम के बाद भाई यारी, जरा, निभाओ, मौत तक, रुबीना, बताया था ना मैंने आपको। आग में कूद गई। एटॉमिक नंबर देखो भाई, ये 19 है, ये 20 है, 21 टू अप्रोक्सीमेट ये लास्ट में जाएगा जिंक भाई 30। अच्छा इसके बाद देखो भाई मैं लिखता हूं बोरोन फैमिली, बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, काशी गए शंकर पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ओ स्टाइल से तेल पुलिस करो। ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए है। यहां एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का 1, इसके ऊपर आएगा भाई हीलियम, फ्लोरीन। चलो फ्लोरीन लिख दिया, फर्स्ट क्लास ब्रोमीन इन ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, इन ऑस्ट्रिया। यहां का मतलब आयोडीन है भाई। फ्लोरीन के बाद हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेंडन। रेंडन है ना, आरएन से लिख दो आप। तो यहां देखो भाई बोरोन एटॉमिक नंबर 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। अच्छा भाई मैग्नीशियम है ना, सोडियम 11 होता है, मैग्नीशियम 12, जो एल्यूमिनियम है वो है 13, सिलिकॉन है 14, ये 15, 16, 17, 18। समझ गए ना आप, कंसेप्ट समझिए आप यहाँ पे। लेफ्ट टू राइट गए हम, तो लेफ्ट टू राइट में क्या है, एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है भाई। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यदि हम पी ब्लॉक की बात करें, या पी ब्लॉक से मान लिया पहले हम एस ब्लॉक के हिसाब से चले भाई, हम एस ब्लॉक पे चले मान लिया। चलो तीनों ब्लॉक में बताता हूं आपको। है ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। लिथियम 3 है, बेरिलियम 4 है। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो भाई, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, 3। पहले में आएंगे भाई 2, दूसरे में क्या आएगा 1। बेरिलियम में भाई एटॉमिक नंबर कितना है, 4। तो फर्स्ट में भाई 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आएंगे 2। बेरिलियम के बाद है ना बोरोन के पास चलो आप, बोरोन में कितने बचेंगे भाई, 3 बचेंगे। 5 है ना, कार्बन में कितने बचेंगे लास्ट में, 4 बचेंगे। अच्छा नाइट्रोजन में कितने बचेंगे भाई, नाइट्रोजन में बचेंगे 5। ऑक्सीजन में कितने बचेंगे 6। फ्लोरीन में बचेंगे भाई 7, और नियोन में 8। देखो लेफ्ट टू राइट चल रहे हो आप, एटॉमिक नंबर इंक्रीज है, ठीक है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है ना इंक्रीज हो रहा है वो एक रेगुलर पैटर्न में हो रहा है। रेगुलर पैटर्न का मतलब एक के बाद दो, दो के बाद 3 ऐसे। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन नंबर इंक्रीज होने के साथ जो वैलेंस सेल हैं वो इंक्रीज नहीं होते, वो एज इट इज है भाई। देखो लिथियम में भी वैलेंस सेल 2 हैं, बेरिलियम में भी 2 हैं, बोरोन में भी 2 हैं, कार्बन में भी 2 हैं, नाइट्रोजन में भी 2 हैं, ऑक्सीजन में भी 2 हैं, फ्लोरीन में भी 2 हैं, और नियोन में भी 2 हैं। लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ गया भाई। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया भाई, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी बढ़ गया है। हम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस सेल में, तो क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
वो क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, दोनों है ना एक जैसे हो जाते हैं। न्यूक्लियस क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, और जो वैलेंस सेल है वो उसको अपनी ओर खींचेंगे। समझ गए ना आप बात ये। और जो लास्ट वैलेंस सेल है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन आपका एक या दो, उसको तो हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए आपके 3 4 5 6 7, तो उन इलेक्ट्रॉनों को निकालना इतना इजिली नहीं है। तो उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। समझ गए ना। सोडियम के पास लास्ट वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इजिली निकाला जा सकता है। मैग्नीशियम के पास दो हैं, दो निकाले जा सकते हैं। बोरोन के पास 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना इतना इजिली नहीं है। कार्बन के पास 4 है, कार्बन तो देता ही नहीं है। क्या बनाता है कार्बन, कार्बन बना लेता म्यूचुअल शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है वो। नाइट्रोजन के पास 5 है वैलेंस सेल में, क्यों देगा वो 5 इलेक्ट्रॉन, क्यों निकलने देगा अपने उसमें से। इसका मतलब यदि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी कि बढ़ेगी। इंक्रीज करने का मतलब हो गया भैया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे, बट जो वैलेंस सेल है वो नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना इजीली नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा भाई, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब यही कंसेप्ट अगर हम लेते हैं टॉप टू बॉटम में, तो जो टॉप टू बॉटम है ना, टॉप टू बॉटम में यदि हम चलते हैं, ये फैमिली ले लो भैया, बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली ले ली हमने। साफ करता हूं, डे ब्लॉक, बोरोन फैमिली ले ली। बोरोन फैमिली में देखो, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, ठीक है ना, 5 13 इस 49, ठीक है। तो यहां देखो नंबर ऑफ वैलेंस सेल देखो, इसमें बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, पहले में 2, दूसरे में 3, इसमें 2 8 3, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वैलेंस सेल कितने बनेंगे, 2, इसमें वैलेंस सेल कितने बनेंगे, 3, इसमें कितने बनेंगे भाई, 4 बनेंगे, ठीक है। इसमें वैलेंस सेल और बढ़ेंगे। देखो टॉप टू बॉटम आते हैं ना हम, तो नंबर ऑफ जो वैलेंस सेल हैं वो इंक्रीज करेंगे। तो जितने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल मान लें किसी भी एलिमेंट्स में ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा वैलेंस सेल होंगे, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंस सेल है जो उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी भाई। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इसका मतलब जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो जो कंसेप्ट है अट्रैक्शन का, तो वो क्या होगा भाई, वीक होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी आपकी, वीक होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, तो इसका मतलब जो लास्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बाउंडेड होगा। लूजली बाउंडेड होगा, तो इसका मतलब उसको निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब भाई यदि आप टॉप टू बॉटम आओगे, आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस सेल है वो बढ़ेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस सेल बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी, रिपल्सन बढ़ेगी। रिपल्सन बढ़ने से क्या, डिस्टेंस बढ़ती है। डिस्टेंस बढ़ने से क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली क्या हो जाता है, बाउंडेड होता है। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल से निकालना इजीली होता है। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी यहां डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये था भाई आपका आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इस आयनाइजेशन एनर्जी के बाद है ना, इसी में कंसेप्ट है सक्सेसिव एनर्जी। सक्सेसिव एनर्जी देखो भाई क्या है।
सक्सेसिव एनर्जी समझो आप क्या है। सक्सेसिव एनर्जी, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक, यानी कि लगातार। आप ऐसे समझो एग्जांपल से, मैं लिखता हूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं, एल्यूमिनियम ले लिया हमने, एल्यूमिनियम ले लिया मैंने। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है भाई 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p1, 2p1, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम को मैं एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, मान लिया गैसीय स्टेट में चला गया, ये ग्राउंड स्टेट है इसकी, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने, तो एल्यूमिनियम के पास आएगा भाई पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम के पास आया पॉजिटिव चार्ज। इस एल्यूमिनियम पॉजिटिव चार्ज से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, तो इसका मतलब इसके पास आया भाई एल्यूमिनियम 2+, एल्यूमिनियम 2+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, ठीक है, तो वो आया Al3+। जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया तो ये देखा गया जो एल्यूमिनियम है, जो ग्राउंड स्टेट है ना उसकी, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया सबसे पहले, उसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो कम आई एज कंपेयर टू दिस। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कुछ अधिक आई, किससे, फर्स्ट से। और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए एल्यूमिनियम से, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो ठीक है यहां से निकाले गए, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो Al2+ हो गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो उसमें देखा गया जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना वो इन दोनों से अधिक थी, इन दोनों से अधिक थी। तो इसका मतलब ये माना गया भाई जो एल्यूमिनियम है ना उसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमें एनर्जी की कम जरूरत होती है। क्यों? जो लास्ट वैलेंस सेल है ना उसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इजिली निकाला जा सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो इसके लिए तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो सक्सेसिव एनर्जी है ना वो क्या बनेगा, ऊपर बन गया एक सबसे लार्ज अमाउंट जो एनर्जी है वो है I3, यानी कि तीसरा जो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, और फिर उससे कम I A2 और सबसे कम I A1। तो ये है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद आता है मेटालिक करैक्टर।